रिकॉर्ड। तो बच्चों आज हम स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और या कहिए रिवीजन देखेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मीन, मीडियन और मोड है। तो इनकी सबसे पहले हम क्विक एक डेफिनेशन रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि आगे हमें आसानी होगी सवालों को पढ़ने। बच्चों मीन, मीडियन या मोड निकाला किसका जाता है? मीन, मीडियन या मोड जो है वो हमेशा डेटा का निकाला जाता है ना? बात समझ में? यानी एक से ज्यादा डेटा हो तो डेटा किस तरीके का होता है? डेटा जैसे फॉर एग्जांपल आप सब बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। क्या है? 10 स्टूडेंट्स हैं और हमने ये कहा भाई सबका वजन करते हैं, सबका मास निकालते हैं, है ना? तो फॉर एग्जांपल किसी का मास आया 45 केजी, किसी का मास आया 42 केजी, ओके, किसी का मास आया 48 केजी, है ना? और फॉर एग्जांपल 36 केजी आया किसी का, है ना? तो ये जो है और ऐसे ही चलते चले गए और ये बेसिकली कितने डेटा आया? 1 2 3, ये 10 स्टूडेंट थे तो 10 डेटा आ गए हमारे पास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? इसमें ये भी हो सकता है कि कोई डेटा रिपीट कर रहा हो, जैसे मान लीजिए 3 बच्चों का आया 45 केजी। 45 केजी कितने बच्चों का आया? 3 बच्चों का आया, ओके। और 42 केजी फॉर एग्जांपल आया है, सपोज कीजिए 2 बच्चों, है ना? ऐसा भी हो सकता है। मिनिमम जो मास, मिनिमम जो आया है सपोज करिए वो 40 केजी आया है ना? और ये एक ही बच्चे का आया है। और जो मैक्सिमम आया है वो सपोज कर लीजिए वो किसी का आया है फॉर एग्जांपल 55 केजी, है ना? वो भी मान लो एक बच्चे का आया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि सेम डेटा कई लोगों का रिपीट हो रहा है। तो ये बेसिकली जो रिपीटिशन है इसको क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? नैरीन बताइए बेटा, इसको क्या बोलते हैं? इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डेटा। तो हर डेटा की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हर बेसिकली डेटा का मतलब वैल्यू, डेटा तो पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज होगा। बात समझ में? ये जो बेसिकली हर वैल्यू है उसकी एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी एक तो होगी ही, जब तो वो एग्जिस्ट भी करेगा। तो ये बेसिकली क्या चीज है? ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। 55 इज अवर ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी इज 1। तो इन दिस वे द डेटा इज हियर। अब मीन क्या होता है? मीन होता है कि आप क्या करें, सबको जोड़ दीजिए। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? 45 को क्या बोलेंगे? x1 बोलेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर 3 है तो ये 45 क्या होगा? ये x2 भी होगा और ये आपका x3 भी होगा, ठीक है? फिर ये क्या होगा? बेसिकली ये x4 भी होगा और यही बेसिकली x5 भी होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है। लाइकवाइज ऐसे चलते चले जाएंगे और कहां तक पहुंच जाएंगे बच्चों? x10 तक पहुंच जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो हम क्या करेंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 और कहां तक चले जाएंगे बच्चों? x10 तक चलते चले जाएंगे। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है सब बच्चों के? ठीक है। और इसको डिवाइड किससे करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे 10 से। क्या मेरी बात क्लियर हो गई या नहीं? बोलिए जरा जल्दी से। यस सर। ठीक है, क्लियर? मीन क्या होता है? सारे डेटा को उठाइए, जोड़ दीजिए, डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से या नंबर ऑफ वैल्यूज से। 10 स्टूडेंट का लिया था तो 10 से डिवाइड कर दीजिए सबका जोड़ के। अब इसको कभी कभी हम क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखिए। प्रैक्टिकली बताता हूं। जैसे अगर हम करेंगे फॉर एग्जांपल 45 प्लस 45 प्लस 45, इसको या तो हम ऐसे लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 45 इंटू 3। क्या समझ में आ रही है बात या नहीं? यस सर। यस सर। तो हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके भी लिखते हैं। किससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके भी लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके कब लिखते हैं? जब हमारे पास ग्रुप्ड की फॉर्म में होता है डेटा। जब ग्रुप की फॉर्म में होता है, जब हमें डैश लगाकर वैल्यू दे रखी होती है, ऐसे नहीं दे रखी होती 1 से लेके 10, 11 से लेके 20, ऐसे जो वैल्यू दे रखी होती हैं। जैसे ये मार्क्स हैं बेसिकली। बात समझ में? कितने स्टूडेंट के? ये 4 स्टूडेंट के, यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स के, है ना? ऐसे अगर दे रखे हो तो इसको कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। आमतौर से इसमें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये मीन है। मीन का जो फॉर्मूला है, लेट मी राइट मीन ओनली। तो मीडियन को फिलहाल मैं मिटा देता हूँ। तो जो मीन का जो फॉर्मूला है, इसको हम बेसिकली मीन, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x बार से। और x बार किसके बराबर होता है?
इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इस इतने बड़े को ना लिखकर हम क्या लिखते हैं बच्चों, समेशन ऑफ एक्स आई वेयर आई इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, और डिवाइड किससे करेंगे हम, n से। ये बताइए क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब अगर ग्रुप डेटा दे रखा है तो हम कैसे लिखेंगे, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, अगर ग्रुप डेटा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके लिखा। आई होप आपके समझ में आ रहा हो। ये किसके लिए लिखते हैं, फॉर ग्रुप डेटा। इसके ऊपर अब प्रॉब्लम करेंगे हम इंशाल्लाह ताला, और ये जो प्रॉब्लम है इंशाल्लाह आप सब लोग करके आएंगे इम्तिहान के अंदर जब आएगी तो। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीजों को मिटा देते हैं। आप डेटा इसी तरीके का ध्यान में रखिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके मीडियन की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है, एक लाइन में कौन बताएगा? सर मिडिल वैल्यू। मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास डेटा दे रखा है, रॉ डेटा दे रखा है, जैसे आप बच्चों की जो है वो हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है। देखिए डेटा कई किस्म का होता है, डेटा में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, कभी कभी डेटा में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं। तो हम पॉजिटिव वैल्यूज का फॉर एग्जांपल हाइट दे रखी है, सपोज करिए 140 सेंटीमीटर दे रखी है, ओके। दूसरी दे रखी है 120 सेंटीमीटर, तीसरी दे रखी है 100 सेंटीमीटर, चौथी दे रखी है फॉर एग्जांपल 150 सेंटीमीटर, ओके। तो 4 ही हाइट ली है हमने सिर्फ। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, हम इसके अंदर एक और ले लेते हैं, है ना, एक और ले लेते हैं 160 सेंटीमीटर, ओके। 5 हाइट ले ली। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे हम बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। किस ऑर्डर में लगा लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है बच्चों, 100 सेंटीमीटर। उससे बड़ी कौन सी है, 120 सेंटीमीटर। उससे बड़ी कौन सी है, 140 सेंटीमीटर। उससे बड़ी 150 सेंटीमीटर। उससे बड़ी 160 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब ये देखेंगे ये हैं कितनी, 1 2 3 4 5। ये कितने ऑड ऑब्जर्वेशन है, क्या चीज है, ऑड ऑब्जर्वेशन है। ऑड ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या हो गया बच्चों, n इज एन ऑड। n जो है वो बेसिकली ऑड है। अगर ऑड है तो ये मिडिल नंबर है वही बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा, वही आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। ठीक है, अच्छा yes, वो क्या होगा जब बेसिकली जो मीडियन है वह आपके जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है अगर इवन है तो उस वक्त क्या बोलेंगे, शफक बताइए क्या होगा आंसर। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो क्या होगा, फाइव का बताइए बेटा क्या होगा। सर मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन का हम क्लास मार्क ले लेंगे। नहीं, इस तरह का अगर डेटा है खाली एक एक वैल्यू है। सर अगर इवन हुआ, हाँ इवन है, सारे नंबर इवन है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 100 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। अब ये 6 ऑब्जर्वेशन हो गए या नहीं, बोलिए जरा जल्दी से। यस अब मीडियन क्या होगा, इस वक्त क्या मीडियन होगा, एन तो ऑड नहीं है। तो फिर थर्ड और फोर्थ का हम ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि ये वाला ऑब्जर्वेशन और ये वाला ऑब्जर्वेशन, जो बीच वाले ऑब्जर्वेशन, इनको क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे 150 140 डिवाइडेड बाय 2 एंड इट विल बिकम इक्वल टू 145 सेंटीमीटर, राइट। तो ऐसी सूरत में मीडियन की ऐसी वैल्यू आ सकती है, आएगी बल्कि, जो कि मौजूद भी नहीं है उसके अंदर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, समझ में आ गई। आगे बढ़ते। अब जो हम दूसरी चीज क्या करेंगे बच्चों, मोड करेंगे। क्या स्टडी करेंगे, मोड। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं और एक नहीं कई बार पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चों के सामने आज हो सकता है ये पहली बार आ रही है, हालांकि हमने सब अपलोड कर रखी है।
ओके, मोड क्या होता है बच्चों? मोड, मोड को अगर एक लाइन में कहूं तो आप कहेंगे मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। अगर फॉर एग्जांपल मुझसे ये कहा जाए जैसे आप लोगों में से कहा जाए कि सारे बच्चों के हिस्ट्री के मार्क्स जोड़े जाएं, सारे बच्चों के हिस्ट्री के मार्क्स आउट ऑफ 30, ठीक है, हिस्ट्री के आउट ऑफ 30 मार्क्स जोड़े। तो कुछ बच्चों के सपोज करिए आप 10 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं सपोज, ज्यादा बड़ा डेटा नहीं लेते, ठीक है। तो जो सबसे कम हिंदी में मार्क्स आए सपोज करिए वो 15 आए, और जो सबसे ज्यादा मार्क्स आए वो सपोज करिए 29 आए, ठीक है। अब 15 तो एक बच्चे के आए, लेकिन 16 दो बच्चों के आए, ओके, और 18 आपके 3 बच्चों के आए, ठीक है, और आपके फिर 20 आए, 21 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक और ले लेते हैं बच्चों यहाँ पर 27, ओके। तो इसमें हम ये देखेंगे ये सारे ऑब्जर्वेशन है, राइट, ये सारे क्या चीजें? ऑब्जर्वेशन है। इसमें कौन सा डेटा ऐसा है जो ज्यादा बार आया है? हर्ष बताइए बेटा, कौन सा डेटा ऐसा है जो ज्यादा बार आया? सर 18 आया। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा? मोड हमारा 3 हो जाएगा या 18 हो जाएगा? कौन बताएगा? यानी मोड इसकी फ्रीक्वेंसी होती है या डेटा खुद होता है? नदीला बताइए। सर डेटा खुद होता है। डेटा खुद मोड होता है। डेटा बेसिकली क्या होता है? खुद मोड होता है। तो मोड किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि ये एक बच्चे ने कंफ्यूजन दिया था, एक दिन पूछा था, तो मैंने इसीलिए इस मुद्दे को उठाया कि 3 नहीं होगा मोड, कितनी बार वो आया है ये नहीं होगा मोड, बल्कि जो आया है वो खुद होगा। तो मोड क्या हो जाएगा? मोड 18 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, दिस इज वन थिंग। ओके, क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर ऐसा होता, अब ये बात सबको क्लियर हो गई यहाँ तक? बोलिए। यस इसको हमने दिया मिटा। अब हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा बदलते हैं। एक सिचुएशन और भी हो सकती है। एक सिचुएशन क्या हो जाएगी, सपोज करिए 20 किसी के मार्क्स नहीं आए बल्कि 16 आए हैं एक के और। तो अब देखिए 3 बार 16 हो गया। क्या हो गया? 3 बार 16 हो गया। अब मोड क्या हो? ये भी तो हो सकता है कि 2 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, 2 डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है जिनकी फ्रीक्वेंसी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो इस तरह के डेटा का मोड क्या होगा? शाइस्ता बेटा क्या होगा आंसर इसका? सर जो ज्यादा बार आ रहा है। नहीं, ये और कोई बताइए, फायदा बताइए बेटा। सर 16 और 18 दोनों जाएगा। हाँ, इस तरह का जो डेटा होता है इसको कहते हैं मल्टी मॉडल। इसमें क्या है बेसिकली, ये दोनों ही मोड हैं, यानी 16 भी मोड है और 18 भी मोड है। ये शुड बी नोटेड, ठीक है, ये दोनों ही मोड हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात बच्चों? सर इससे हम कर्वी ब्रैकेट के अंदर लगाएंगे ना? हाँ, मतलब कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, ठीक है। यस सर। हाँ, वो एक अलग बात है कैसे लगाएं, लेकिन बेसिकली ये बात आप समझिए कि ये कितने मोड हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं किसी क्वेश्चन, किसी डेटा के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मीन, मीडियन, मोड, इसके आपको मोटी मोटी बात क्लियर हो गई होगी। अब हम जो इसके सबसे बेसिक क्वेश्चन है वहां से शुरुआत करते हैं और इंशाल्लाह ताला आगे तक करेंगे। तो बच्चों हमारे पास फिर कुछ एमसीक्यूज हैं अभी स्टैटिस्टिक्स के मीन, मीडियन, मोड के ऊपर, और ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहे इम्तिहान के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। इफ द मीन ऑफ सेट ऑफ नंबर्स इज एक्स बार, अगर किसी सेट ऑफ नंबर्स का या बेसिकली डेटा का आपके पास मीन दे रखा है, दैट इज एक्स बार। ओके, इफ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय थीटा, अगर हम हर नंबर को, यानी नंबर कौन से थे, x1, x2 और ऐसे चलते चले जा रहे थे, सपोज n डेटा, n नंबर ऑफ डेटा, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे, इन सबको हम बढ़ा दें थीटा से,
यानी इसको कर दें x1 प्लस थीटा और इसको कर दें हम x2 प्लस थीटा। ओके, लाइकवाइज हर जगह xn तक हम क्या बढ़ा दें, थीटा। थीटा क्या है, थीटा कोई नंबर है, जिस किस्म का डेटा है उस किस्म का ही बेसिकली क्या है, थीटा है। तो थीटा हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो हमसे ये पूछा है द मीन ऑफ न्यू सेट, यानी न्यू सेट कौन सा है बच्चों, ये जो आपको दे रखा है ये, दिस इज न्यू सेट। नाउ लेट मी गिव यू द ऑप्शंस, है ना, ऑप्शंस देने चाहिए, ऑप्शंस अभी है नहीं यहाँ पर। सपोज ऑप्शन 1 इज x बार, दैट इज म्यू इज मीन इज अनचेंज, and option B is x bar plus theta, and option C is x bar into theta. Okay, and suppose option D is none of these. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आज आपने सुबह में भी किए थे, आपको याद होगा। जब हम किसी डेटा में हर वैल्यू में अगर हम कोई नंबर ऐड कर देंगे तो मीन में कितना ऐड हो जाएगा, मीन कितना आगे बढ़ जाएगा, जल्दी से बताइए। जोर से बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एक्स बार प्लस थीटा। बच्चों आप ये क्या कर रहे हैं ये बताइए। सुबह में आपने न्यूमेरिकल तो सही कर दिए, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो इसको आप सही नहीं कर रहे। भाई क्या होगा, जुड़ जाएगा, मीन भी जुड़ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? अभी इसी वीडियो आप रिकॉर्डिंग के अंदर इसी वीडियो में एक और क्या नाम है क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह का, जिसको आपने सबने सही जवाब दिया था। तो हम क्या करते हैं, मीन के अंदर जोड़ देते हैं। अगर थीटा हर नंबर के अंदर, इसीलिए मैंने थियोरेटिकल क्वेश्चन भी रखा है न्यूमेरिकल के साथ साथ, क्योंकि बाद औक़ात थ्योरी में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया आप? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। मेरा बच्चों मैं ये चाहता हूं कि अगर आपसे मिस्टेक हो रही है तो जो मुश्किल क्वेश्चन है उसके अंदर मिस्टेक हो। बात समझ में आई? अगर हो ही रही है मिस्टेक तो मुश्किल में मिस्टेक हो, आसान में मिस्टेक ना हो कम से कम। बात समझ में आई? अगर आसान में भी मिस्टेक होगी तो बड़ा ही अफसोस होगा। बात समझ में आई? और उससे आपको जो है कॉन्फिडेंस पे भी आपके जो है वो चोट पड़ेगी बहुत सारी। तो आई होप सबके समझ में आ गया ये। इस क्वेश्चन को सब ध्यान से सोचेंगे बाद में भी, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। एक ये और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये अभी कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर एक टेबल बनेगी, पहले इसको पढ़ देते हैं। इफ मीन ऑफ द गिवन डेटा इज 21, सो डिक्लेरेशन पहले से ही है कि मीन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 21। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। देन व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि बेसिकली एक्स और फ्रीक्वेंसी का एक आपको डेटा दे रखा है, एक डेटा और फ्रीक्वेंसी का आपको क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है। x is equal to 10 and frequency is 6, x is equal to 15 and frequency is 10, x is equal to 20 and frequency is t. Okay, तो here t is there। बात समझ में? यहाँ पर t है। 25 अगर x है तो frequency is 10 and 35 अगर x है and frequency is 8। तो हम इसको बच्चों वो बना लेते हैं, टेबल ही बना लेते हैं इसको, ताकि ये देखने में कुछ मीनिंगफुल लगे। ठीक है, देखने में आपके जो इम्तिहान में आएगी सपोज वो इस तरह की टेबल आएगी। ठीक है, तो हमको जो पहले से गिवन चीज है वो मीन दे रखा है। ऑप्शन जो यहाँ पर हैं उसको हम लिख लेते हैं 24, 10, 26 एंड सी के बाद डी आएगा सपोज 30 एंड ई इज नन ऑफ दिस। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए। ये जो हमें मीन दे रखा है 21, ये किसके बराबर है? ये जो 21 हमको मीन दे रखा है ये है किसके बराबर? अगर मैं इसको x बार कह दूं तो बच्चों गलत तो नहीं होगा? 21 बताइए जरा जल्दी से। नो सर। इसको करेंगे तो हम बाद में, पहले हम जरा एक दो बच्चों को खंगाल लेते हैं। बेटा हादिया बताइए कि इसको कैसे करेंगे, क्या होगा ये इसका, इस क्वेश्चन को करना कैसे? हादिया
अच्छा, भूमि भूमि आप बताइए बेटा, चलिए। सर इसमें है ना, पहले सिग्मा एक्स आई एस आई अपॉन सिग्मा एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, आप बेटा ये कहना चाहती हैं कि जो एक्स बार है इसको हम यूं कर लें ऐसे, सिग्मा एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई, जल्दी से बोलिए, डिवाइड भी करेंगे इसको कहीं से? यस किससे डिवाइड करेंगे? एक्स आई से डिवाइड कर दूं? सर एफ आई, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा। अब बच्चों ये तो खाली बात हो गई लिखने वाली, ये तो बात हो गई फॉर्मूले वाली। एक्चुअली में ये है क्या, एक्स बार जो है वो मीन है, एक्स बार मीन है। तो इस एक्स आई की मतलब क्या है, यहाँ पर x1 f1 प्लस x2 f2। देखो बच्चों मैं खोल के इतने इसलिए बता रहा हूँ इतना ज्यादा इसको, कि अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है और वो शर्म के बारे नहीं पूछ रहा तो एटलीस्ट उसको क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप सब लोगों को, जिन लोगों को बच्चों को आता है, उनको इम्तिहान में इतना ज्यादा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। प्लस x3 f3, कितने हैं टोटल? 5 हैं, 1 2 3 4 और आपके 5, ठीक है। तो मैं पांचों लिख देता हूँ, x4 f4 और प्लस x5 और f5, और डिवाइड में किससे करूंगा? सिग्मा एफ आई से। तो सिग्मा एफ आई क्या है? f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जरा जल्दी से बताइए। यस सर, यस सर। ये x बार हमको पहले से गिवन है या नहीं? यस, ये गिवन है, इट इज इक्वल टू 21, ये पहले से गिवन है। अब x1 क्या है? x1 है 10, तो इसको बेसिकली क्या करना है आपको? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, हमेशा इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना। बात समझ में? तो आप लिखेंगे 10 इंटू 6 प्लस 15 इंटू 10 प्लस 20 इंटू टी। ये अननोन है हमारे पास यहाँ पर, इसको मैं रेड से कर देता हूं ताकि ये अलग से भी चमके। ये जो टी है बच्चों, ये अननोन है हमारे पास। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर हो गई। प्लस x3 किसके बराबर है? 25 इंटू 10 प्लस 35 इंटू 8। बात समझ में आ गई? ठीक है। डिवाइड हम किससे करेंगे? ये 6 10 t 10 8, तो 6 प्लस 10 प्लस t प्लस 10 प्लस 8। ओके, बात समझ में आती है या नहीं आती? बोले बताइए जरा जल्दी से। यस। अब ये बताइए, इस पूरी एक्सप्रेशन में जो ऊपर दिख रही है, इसमें अननोन कितने हैं? अननोन कितने हैं इसके अंदर? अननोन सिर्फ कितने हैं? जल्दी से बताइए। अननोन सिर्फ एक है, और वो है कौन सा? वो है टी। निकाल लेंगे आप लोग। समझ में आ गया कैसे करते हैं? ठीक है। एनीबॉडी ऑफ यू, ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इम्तिहान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। जाने क्यों? मुझे आने को तो कुछ भी आ जाए, बड़ा समंदर है सवालों का, है ना? क्लियर हो गया? किसी भी बच्चे को डाउट तो नहीं? देखिए दो जगह टी नजर आ रहा है यहाँ पर, एक तो आपके डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, एक आपके कहाँ नजर आ रहा है? डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, और एक आपके कहाँ नजर आ रहा है? न्यूमरेटर में। और ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, एक इस वाले डेटा की फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था इसके अंदर, और क्या कर सकते हैं भाई इसके अंदर? और ये भी कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अब इसका आंसर अपने आप निकालिएगा, आप देखिएगा ऑप्शन में क्या आएगा। ठीक है बच्चों, एक ये भी तो कर सकते थे, ये यहाँ पर ना होकर सपोज करिए ये टी यहाँ पर तो आपके 26 होता और टी यहाँ पर दिया होता, यानी डेटा नहीं पता होता हमको। बात समझ में आ रही? क्लियर हो रही? तो आपको फिर ये निकालना पड़ता। बात समझ क्लियर हो रही है? है ना? ओ आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन कह रहे हैं? इफ द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 15, 10 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो बेसिकली कितना है? 15 है। And that of other 15 observations is 18, then the mean of all the 25 observations, है ना? अब इसके अंदर पहले हम आपके ऑप्शंस लिख देते हैं।
फिर उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शंस जो हैं। सपोज इट बी 14.8 and B is 16.8 and C is 18.8 and D is 15.0 and E is none of these. ये none of these वाला जो ऑप्शन है ना, ये क्वेश्चन को बहुत खतरनाक बना देता है। बात समझ में आ रही? तो एग्जामिनर बेसिकली नन ऑफ दीज रखता क्यों है वो बता देता हूं मैं आपको। एग्जामिनर जो है वो नन ऑफ दीज क्यों रखता है वो बता देते हैं आपको कुछ आए हैं तो कुछ सीख के जाइए। बता दूं, रिकॉर्डिंग में ही बता दूं क्या है? वो बेसिकली सेफर साइड रहना चाहता है। क्या चाहता है वो? सेफर साइड रहना चाहता है एग्जामिनर। सेफर साइड क्यों रहना चाहता है? सपोज करिए उसने कोई एमसीक्यू बनाया, फ्रेम किया उसने एग्जामिनर ने। अब एमसीक्यू फ्रेम करने के बाद क्या हुआ कि उस टाइम कैलकुलेशन उसने किया था, उसको आता भी ये करना, लेकिन मिस्टेक हो गई कहीं से। तो उसने सोचा कि सपोज आंसर इसका सी होगा और यहाँ पर ये रख के मुतमईन हो गया। लेकिन नन ऑफ दीज रखने से ये फायदा होगा कि अगर उस टाइम उसकी मिस्टेक हो गई होगी ये रखने, ये आंसर नहीं होगा एक्चुअली, तो इसमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा। तो क्या होगा? नन ऑफ दीज ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा उसका। सो दैट जो एमसीक्यू है वो बेसिकली आपके गलत नहीं माना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा तो भाई कोई भी आंसर नहीं है इसके अंदर। सो दिस इज द रीजन। बट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द क्वेश्चन? इम्पैक्ट ये होता है कि बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है नन ऑफ दीज। उसमें भाई नन ऑफ दीज तो पूरी दुनिया है, बड़ा समंदर है नन ऑफ दीज। एनीवे, इफ द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 15, तो 10 ऑब्जर्वेशन याद रखिए। ये ऑब्जर्वेशन जो है ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन है और ये जो दूसरा ऑब्जर्वेशन है ये दूसरी तरह का ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब क्या है? जो पहला डेटा है वो किस तरीके का है बच्चों? डेटा 1 जो है वो किस तरीके का है? x1, x2, x3 और ये चलते चले गए आपके कहां तक? x10 तक। और जो आपका डेटा 2 है वो कैसा है बच्चों? y1, y2, y3 और ये चलते चले गए आपके कहां तक? y10 तक। नहीं, बल्कि ये तो कितने हैं? ये तो 15 है, तो ये y15 तक जाएंगे। बात समझ में आ गई? जो पहला डेटा है आपका x वाला, इसका मीन कितना गिवन है बच्चों? इसका x बार कितना गिवन है? 15। ठीक है। और जो दूसरा डेटा है उसका y बार कितना गिवन है? उसका y बार गिवन है 18। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, अब देखिए जो x बार निकाला गया होगा ये कैसे निकाला गया होगा? x1 प्लस x2 कहां तक गए? x10 तक गए, डिवाइडेड बाई, ये प्लस लगा हुआ होगा, डिवाइडेड बाई 10, ऐसे ही तो निकाला गया होगा। तो हम यूं कह सकते हैं, नहीं कह सकते? x1 प्लस x2 कहां तक गए? प्लस x10 तक गए इज इक्वल टू 10 इंटू x बार। कह सकते हैं या नहीं कह सकते? तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं समेशन ऑफ xi वेयर i इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 टू n, सॉरी नॉट 1 टू n, 1 टू 10। ओके, क्योंकि स्पेसिफिक डेटा हमें पता है पे ये किसके बराबर है? 10x बार के बराबर है। और ये दे रखा है हमें 10 इंटू 15। ओके, तो समेशन ऑफ y i वेयर i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू 15 इज इक्वल टू 15 y बार एंड इट इज गिवन 15 इंटू 18, राइट? क्या मेरी बात समझ में आती है? अब हमसे क्या पूछा है? अब हमसे जो पूछा है वो बताता हूं। यहां पर इधर वाले डिब्बे में हमसे जो पूछा है, हमसे पूछा है x y दोनों को कंबाइन अगर हम कर दें तो इनका डेटा कंबाइन कैसे करेंगे? जोड़ के करेंगे। x प्लस y का होल बार पूछा है, ये किसके बराबर होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बहुत सिंपल है, आप इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। क्या करिए आप? x प्लस वाई का होल बार निकालना है, तो आप क्या करिए? एक्स आई प्लस समेशन वाई आई डिवाइडेड बाई, अब क्या करेंगे यहां पर? x कितने थे और y कितने थे ये सब जोड़ेंगे, तो यहां पर 10 प्लस 15। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे? 10x के और 15y के। क्या ये पॉइंट सब बच्चों के समझ में आ गया? yes, yes, sir.
ठीक है, बहुत आसान सा पॉइंट है ये। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 150 प्लस 15 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 और 90 270। ठीक है, 270 डिवाइड किससे करेंगे बच्चों, 25 से करेंगे। ठीक है, जरा कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है बच्चों, जरा मुझे। सर 16 7 और 5 12 और ये 420 हो जाएगा, 420 हो जाएगा। 300 420 डिवाइड बाई 25, तो 25 और 16 तो ये ऐसे ही हो रहा है, 16.8 तो नहीं आ रहा। यस सर 16. ठीक है, ये बताइए ये इतना लंबा जो मैं कैलकुलेशन किया है ये इतना लंबा होगा नहीं, ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए किया है। ये आपको समझ में आ गया सवाल या नहीं, आपको छूटते ही करना क्या है इसके अंदर। यस ठीक है, मैं मिटा के बता रहा हूं आपको इम्तिहान में कैसे करना है इसको। इम्तिहान में तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए और जो अब बता रहा हूं उस तरह से करिएगा धड़ाधड़। ये नहीं कि इसको कन्वेंशनल तरीके से आप लिखना शुरू करें, वहां कोई 100 नंबर वाला इम्तिहान नहीं हो रहा है जो जिसमें कॉपी चेक होगी, वहां तो आपके आंसर चेक होंगे बस कि आपने आंसर सही किए या नहीं किए। तो इसमें आंसर कैसे निकालेंगे, अगर हमें आंसर निकालना है तो आंसर निकालने का बिल्कुल सही तरीका जो है वो ये है 10 into 15 plus 15 into 18 divided by 10 plus 15, बस ये आंसर निकालना है 16.8। ये इतना जो समझाया है मैंने वो इसलिए समझाया है उस बच्चे को जिसको ये थोड़ी सी इसको समझने में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही तो करेंगे इम्तिहान में, सिर्फ इतना सा करेंगे जो मैंने अभी यहाँ पर किया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ये सवाल जो है 1 मिनट से कम के। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस सर तुम लोग की आवाज जैसे जैसे इम्तिहान करीब आता है ना तो तुम लोग की आवाज ऐसी बुझी बुझी सी हो गई है कि पता नहीं बस क्या हो गया। मतलब ये देखिए बड़ा अच्छी बात है ये, इसकी हमें बहुत सी जगह जरूरत पड़ती है। इस क्या नाम है, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 होता है 2 होता है, 1 से स्टार्ट होता है और ये आगे तक चलता चला जाता है। इसी को बेसिकली क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। इसका दूसरा नाम क्या है, काउंटिंग नंबर्स। कौन से नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। मतलब जब हम काउंट कर सकते हैं तो किसी भी चीज को हम जब काउंट करते हैं तो फ्रैक्शन में काउंट नहीं करते हैं या फिर निगेटिव में काउंट नहीं करते, तो ये हमेशा पूरा होगा। नेचुरल नंबर की ये खासियत होगी, 2 होगा तो पूरा होगा, 2.0 होगा, ये नहीं कि 2.2। तो 2.2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, though it is a real number and of course it is also a rational number, but it is not a natural number, counting number नहीं है। बात समझ में आती है। तो हाँ इंटीजर है, ऑफ कोर्स इंटीजर भी है। इसके ऊपर हमने पूरा जो मैथमेटिक्स का वीडियो आपको भेज रखा है तो पूरा उसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि इंटीजर है या नहीं है। बात समझ में आई। ये 2 जो है ना ये सब कुछ है, बस निगेटिव नंबर नहीं है। बात समझ में आई, निगेटिव नंबर नहीं है और इर्रेशनल नहीं है, बाकी ये आपका सब कुछ है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये जरा इस पॉइंट को देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा एक रियल नंबर के ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का मीन निकालना है बच्चों। क्या निकालना है हमको, मीन निकालना है। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिए कि कैसे निकालेंगे। वैसे तो आपको याद कर लेना है इसको कि होगा क्या, ये याद कर लीजिएगा फॉर्मूले को। निकालेंगे कैसे हम वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिस्कस। तो नेचुरल नंबर किस तरीके का होगा भाई, ये बताइए। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और चलते चले जाएंगे। और ये कहां तक होगा, n-1 और n। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जरा जल्दी से बताइए। ये मैंने लिखा है समझ में आ गया? ठीक है, ये रखा है यहाँ पर n नेचुरल नंबर। तो मैंने क्या किया है कि n से पहले वाला एक नंबर भी लिख दिया। ठीक है, सपोज करिए n की वैल्यू यहाँ पर देते हैं आपके 99, तो ये 99 हो गया, ये 98 हो गया और ये 1 से स्टार्ट हुआ था। क्लियर हो गई या नहीं? ठीक है, अब ध्यान से देखिए। अब इन सबको जोड़ना है आपको। क्या करना है, मीन निकालना ना, मीन। तो जोड़ेंगे, मीन कैसे निकालेंगे, मीन निकालेंगे आप क्या करेंगे, x बार लिखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते चले जाएंगे।
आखिर में क्या आएगा, n+1 आएगा, फिर क्या आएगा, n आएगा। और डिवाइड आप किससे करेंगे, डिवाइड में अभी जिससे पूछूं वो बताएगा। मिशकात बेटा किससे डिवाइड करेंगे जरा जल्दी से बताइए। n से पहले किससे डिवाइड करेंगे, मिशकात बताइए। n से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हैं कितने, ये टोटल n है ना, यहां से लेकर यहां तक n है। भूमि पूछिए, जल्दी से पूछिए। सर यहाँ पे n-1 आएगा उसके ऊपर n से पहले। अच्छा हाँ सॉरी, तो वो मैंने गलती से लिख दिया, मैंने n-1 है, ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, यहां तक सबको क्लियर है। यस सर। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ये यहां से लेकर यहां तक इसको जोड़ेंगे हम, तो ये बेसिकली किस तरह की पेयर बनेगी। देखिए, अगर इसको आखिरी वाले को और पहले वाले को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये n+1 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, बोलिए। यस सर। अच्छा, ये दूसरे वाले को और फिर आखिरी वाले से पहले वाले को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी n+1 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। यस सर। है ना, ये कितने n+1 बन जाएंगे जरा जल्दी से बताइए। ये n+1 बनते चले जाएंगे, कितने बनते चले जाएंगे, ये कितने होंगे, n/2 होंगे या नहीं सर? नहीं, n/2 होंगे। n क्यों होंगे, ये अब तो आधे हो जाएंगे ना, आधे भाई 100 थे तो 50 ही तो रह जाएंगे भाई, ये 50वां ये पहला, तो n/2 ही तो होंगे। ये कितने होंगे, n/2 होंगे। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं बच्चों, इस पूरे को, ये जो ऊपर x बार लिखा हुआ था, इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको यूं लिख सकता हूं या नहीं, n/2 n+1, ठीक है। ये तो ऊपर की चीज हो गई। इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है n से, ये वाला जो n है यहां पर आ गया, n से कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, n+1/2। दिस इज द आंसर, ये आपको याद भी रखना है। कितने बच्चों के ये समझ में आ गया, इसको एग्जैक्टली ऐसे ही याद करना है। लेकिन अगर कैलकुलेट जी सर, मेरे को तीसरी लाइन से समझ में नहीं आया। देखिए, अब फिर से शुरू करते हैं बेटा। अब देखिए, अब मैं ये रेड कलर के इंक से लिख रहा हूं। देखिए, ये 1 और ये पहला और आखिरी, इन दोनों को आप जोड़ेंगी तो ये n+1 आएगा। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब ये दूसरे वाले को, अब सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अब दूसरे वाले को और सेकंड लास्ट को, इनको जोड़ेंगे तो भी n+1 आएगा। ये लिख दिया मैंने यहां पर, बोलिए। यस सर। आएगा ना। तो ऐसे ही ये सारी टर्म्स n+1 में कन्वर्ट हो सकती हैं या नहीं? जी सर। ये कितनी है, देखिए, ये आप सुनिए पूरी बात, ये कितनी है, ये पहली है, ये दूसरी है, ये लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी, ये n/2 होगी या नहीं? बोलिए। सर, ये कैसे n/2? मैं बता रहा हूं, आप फौरन बोला करिए ना, ये कैसे, तो इतना टाइम। देखिए, 1 + 2 प्लस ऐसे चलते, +3 +4 +5 +6, सपोज 6 टर्म है। अब पहले वाले को और दूसरे वाले को जोड़ा हमने, पहले वाले को और दूसरे वाले को जोड़ा, कितना बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा या नहीं? फिर ये 2 को और 5 को जोड़ा तो भी 7 बन जाएगा। फिर 3 को और 4 को जोड़ा तो भी 7 बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ये बताइए, ऊपर टर्म कितनी थी, 6 थी या नहीं? और नीचे कितनी है, नीचे कितनी है? सर 7 है। सर 7 है। अरे 7 नहीं है, 3 टर्म्स है भाई, 3 नहीं दिख रही है आपको? यस सर। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूं, इसको बजाय ऐसे लिखने के 7 × 3 लिख सकता हूं मैं या नहीं? यस सर। तो यही मैंने लिखा है, n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया है n+1 से, ठीक है।
अगर ये n सर। टर्म्स थी तो n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई? हाँ सर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ये भी एक इंफॉर्मेशन है, इसको भी आपको समझ लेना है। विच कैन नॉट बी डिटरमिन ग्राफिकली, इसमें से कौन हम ग्राफिकली डिटरमिन नहीं कर सकते? क्या है इसका तैयबा आंसर? तैयबा आरिफ बताइए। मीन। अना क्या होगा आंसर इसका? मीन बताया तैयबा ने, चलिए अना क्या होगा आंसर इसका? सर मीन ही होगा। मीन बताया, ठीक है, यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर है भाई। भूमि, सादिया, सादिया बेटा क्या आंसर होगा इसका? सर मीन। ठीक है, देखिए अब ये समझ लीजिए, ग्राफिकली हम मीन को नहीं निकाल सकते। यानी अगर किसी का ग्राफ दे रखा, किसी डेटा का हमको ग्राफ दे रखा है, तो उसका मीन नहीं निकाल सकते हम आसानी से। बात समझ में? ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन से मीन नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें एग्जैक्टली हर चीज ना पता, हर पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी और डेटा ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जो मैंने लिखे नहीं है लेकिन आप लोगों को भेजे हैं अभी, उसका आप लोगों ने जवाब भी दिया है वहां पर, लेकिन यहाँ वीडियो में भी बात होना जरूरी है। एक इंफॉर्मेशन क्या थी कि अगर कोई डेटा है x1, x2, x3 ऐसे करके xn तक, तो इसका मीन क्या होगा? मीन होगा x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस ऐसे चलते चले गए n तक डिवाइड बाई n। ओके, ये सब आप जानते हैं। अगर हमने डेटा के अंदर जोड़ दिया कुछ x1 प्लस, हमने सपोज करिए a को जोड़ दिया, अब नया डेटा क्या बन जाएगा? x1 प्लस a, x2 प्लस a, और ये चलता चला गया कहां तक? xn प्लस a तक। तो अब ये जो नया डेटा है इसका मीन क्या हो जाएगा? यानी इसको हम कहते हैं सपोज x डैश बार, इसका मीन किसके बराबर हो जाएगा? पुराने वाले के मुकाबले में, पुराने वाले के मुकाबले में हो जाएगा x बार प्लस a। ये अभी हमने सीखा है, अभी आज ही पहले क्वेश्चन में। ठीक है, वहां पर हमने थीटा ले लिया था, यहाँ पर a ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। समझ में आ गई बात? तीसरी इंफॉर्मेशन, डेटा हमारा ओरिजिनल यही था, ओरिजिनल हमारा यही था। हमने इस डेटा को क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, नया डेटा बना दिया, किसी a से मल्टीप्लाई कर दिया। ax1 ये पहला ऑब्जर्वेशन, ax2 ये दूसरा ऑब्जर्वेशन, ax3 ये तीसरा ऑब्जर्वेशन, और चलते चले गए कहां तक गए बच्चों? axn तक गए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये हमने क्या बना दिया? न्यू डेटा बना दिया। तो इस न्यू डेटा का, ये वाला जो न्यू डेटा है, इसका मीन किसके बराबर होगा? तो इसका जो मीन होगा, इसको भी हम सपोज x डबल डैश बार कह दें, तो इस मीन के मुकाबले में, ये वाले मीन के मुकाबले में, तो इस मीन के मुकाबले में हम क्या बोलेंगे? ax बार बोलेंगे। यानी जो मीन x1, x2 और x3 वाले डेटा का था, अगर इन सबको हमने किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है अदर देन 0, तो क्या होगा? हालांकि 0 में भी, तो क्या होगा? उस वक्त क्या होगा कि आप अगर पहला मीन पता है, उसको भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। क्लियर हो गई बात? ये तीनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। इसके ऊपर अब एमसीक्यू किस तरीके से बन सकता है, दैट आई हैव ऑलरेडी सेंड इन द ग्रुप। ओके, आप लोगों ने ग्रुप के अंदर देख ही लिया होगा। ठीक है, तीसरी कहानी। ओके, और भी कुछ क्वेश्चन भेजे थे मैंने, ठीक है, जिसके अंदर एक एमसीक्यू क्या है, क्वेश्चन क्या है, मैं देख के बता रहा हूं। आपको क्या दे रखा है? मीन इज गिवन टू यू, है ना, पूरा ही लिखते हैं, मीन इज इक्वल टू 60। दूसरी बात क्या दे रखी है आपको? मीडियन दे रखा है। क्या दे रखा है? मीडियन इज इक्वल टू 50। और आपसे क्या पूछा है बच्चों? मोड पूछा है। तो कहने को तो ये सवाल बड़ा इजी है, लेकिन जिसने जो फार्मूला भूल गया उसके लिए तो बस इसके अंदर कोहराम मच जाएगा कि मोड कैसे निकालें। तो क्या है फार्मूला इसके? भैया बहुत सारे फार्मूला हैं जो क्या नाम है आपको देखने को मिल जाएंगे, कोई भी एक याद कर लीजिए आप,
कहीं पर 2 इधर लगा रखा है, कहीं पर 2/3 कर रखा है, कहीं 3/2 कर रखा है, तो बड़ा तूफान सा मजा हुआ है। आपको एक ये याद कर लीजिए, उसी से काम बन जाएगा। और या इस फार्मूले की खास बात ये है, हर कुछ दिन बाद ये बच्चे भूल ही जाते हैं इस फार्मूले को, ठीक है। आप मत भूलिए, फिलहाल इतवार तक मत भूलिए, इतवार की शाम तक, इतवार का सूरज जैसे ही डूबे इस फार्मूले को भुला देना हमेशा के लिए जाए। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है। क्या है बच्चों फार्मूला? मैं एक बच्चे से पूछूंगा, वही बताया मुझे बिना देखे। इतरा खान, क्या होगा बेटा फार्मूला? 3 मीडियन माइनस 2 3 मीडियन माइनस 2 तो सुनाई दिया मुझे। द मीन 2 मीन इज इक्वल टू 5 मोड। नो सर, मोड ओनली मोड। अच्छा खाली, ठीक है। क्यों भाई बच्चों, ये सही लिखा है इन्होंने फार्मूला? यस सर। यहाँ पर प्लस, कितने बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर प्लस आएगा? नहीं सर, माइनस ही होगा, मैंने गलती से माइनस ही होगा। हाँ बेटा ऐसा है, ये गलती यहाँ तो कर देना, यहाँ तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा डांटूंगा, है कि नहीं? लेकिन अल्लाह के वास्ते गलती वहां मत कर देना। कहाँ पर? इम्तिहान के अंदर मत करना, ठीक है। तो हमें मोड निकालना है बच्चों, मोड निकालना है, तो बहुत ही आसान हो गई, मोड निकालना है, निकाल ही लेते हैं इसको। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, यानी 150 हो गया ये तो, ठीक है। और माइनस 2 मीन, तो यानी ये 120 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 30 आ गया। ये तो चुटकियों का सवाल है। अच्छा, ये सवाल तो चुटकियों का है, और कमाल की बात यह है कि जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप लोग जो है 5 मिनट या 3 मिनट में सॉल्व करके बनाएंगे, उसमें भी आपको 1 मार्क ही मिलेगा। उसमें भी आपको क्या मिलेगा? 1 मार्क मिलेगा। और ये जो छुटकू सा सवाल है, इसके अंदर भी आपको 1 मार्क मिलेगा। बात समझ में आई? और ये दोनों नंबर जो होंगे, इनका रंग एक सा होगा, इनकी डेंसिटी एक सी होगी, और ये आपकी बराबर रैंक बढ़ाएंगे, है ना। तो इस ऐसा नहीं हो कि जो आसान सवाल है पता चला वो तो आपने छोड़ रखे हैं, और जो मुश्किल सवाल है वो वहां पर कर दिए। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल सवाल करने में कुछ ज्यादा नंबर मिल रहा है, 0.1 भी ज्यादा नहीं मिलेगा। तो आपको इम्तिहान कैसे करना है मैं फिर से बता, इसके पूरे का इसका मतलब ये कि जितने क्वेश्चन है इसके सारे हम करने की कोशिश करेंगे, जितने एक्सपेक्टेड हैं, बात समझ में, जितने आ सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास किताबें हैं, कई किताबें हैं जिससे हम कर सकते हैं। तो एक किताब ये कंसेप्टम भी है, इसके अंदर इसके बड़े अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और भी किताबों को दिख जाएंगे, कहीं नहीं मिल रहा है तो आप जो है मुझसे मांगेंगे, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा इसके। कुछ बच्चों ने, आई एम सॉरी, आई कन्फेस कि कुछ बच्चों ने मुझसे मांगे फोटो PYQs की, और मैं बार बार, और जब भी मैंने उनका मैसेज देखा, मैं कहीं बाहर था, मैं ये सोचता था कि घर जाके भेजूंगा, लेकिन घर पे आया तो भूल गया, है ना। तो अब पता नहीं, अब भेजने से फायदा भी होगा नहीं होगा, मैं लेकिन 3 साल के भेज देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हालांकि सब अपलोडेड है सारे क्वेश्चन ही, लेकिन फिर भी अब कहाँ तक ढूंढेंगे आप उसको। इसको हम क्या है, इसको बच्चों सवालों को करते हैं एक एक करके। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तकरीबन एक ही जैसे हैं ये। इसको आगे बढ़ते हैं। द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 20। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन। द मीन ऑफ 10 नंबर्स, यानी डेटा कितना है हमारे पास, n कितना है, n हमारे पास कितना है, 10। बात समझ में आती है? बोलिए जरा जल्दी से। यस सर। हमें 20 कितना दे रखा है, x बार इज इक्वल टू 20। ओके, क्लियर हो गई? यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि क्या सिचुएशन रही होगी। हालांकि आपको ऐसे लिखना नहीं है वहां पर, x बार इंटू 10 अगर हम ऐसे लिख दें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस चलते चला जाएगा ये कहां तक, x10 तक। बोलिए समझ में आ गई बात? यार यस सर। यस ऐसे ही तो होगा, है ना, ऐसे ही रहा होगा। ये क्या चीज लिखी है बच्चों मैंने, ये सम ऑफ डेटा लिखा है। क्या लिखा है, सम ऑफ डेटा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं आप, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये क्या चीज लिखी है, x को तो आप जानते हैं ये मीन है, और 10 क्या है, ये n है। तो n को जब भी मीन से मल्टीप्लाई करेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा, सम ऑफ डेटा के बराबर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं, 5 इज सब्ट्रैक्टेड,
5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी नंबर, यानी ये जो नंबर है ना, ये वाले जो नंबर हैं, इसमें से हर एक में से 5 घटा दिया हमने। तो ये बताइए कितना घटा देंगे हम, यानी इस x1 प्लस x2 प्लस ये जो चलता चला जा रहा है x10 में से हम कितना घटा रहे हैं? इसका मतलब हम इसके अंदर से 5 into 10 घटा रहे हैं या नहीं? जरा बताइए जल्दी से, ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि x बार, ये जो लिखा है ना हमने 10x बार, इसमें से भी तो हम 5 into 10 घटा रहे हैं, तभी तो ये बात बराबर होगी। यस सर। बोलिए जरा जल्दी से। हालांकि इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका आंसर बहुत सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि जितना सब में से घटाया है सिर्फ उतना मीन में से घटा दीजिए। आप क्या कर दीजिए, मीन में से घटा दीजिए सिर्फ उतना। क्लियर हो रही है बात या नहीं? यस सर। यस सर। है ना, उतना क्या करिए मीन में से। तो आई थिंक इस एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर हम पॉज करके, आपको यही ज्यादा सुटेबल लग रहा है मुझे इस टाइम कि आप क्या करें, उस जो डेटा में से हमने सारे नंबर घटाए हैं उतना ही आप क्या करिए, मीन में से घटा दीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यू मीन आ जाएगा। ठीक है, ये बताइए इसके अलावा एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी को तो मैं आगे बढ़ूं, वरना तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगा इसको। नहीं आ रही बात समझ में? जिसके नहीं आ रही वो बताए, अगर नहीं आ रही तो बताए। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 15 - 5 इज इक्वल टू, सॉरी 20 है ना, न्यू ओल्ड मीन तो 20 है, 20 - 5 इज इक्वल टू 15। तो 15 हमारा आंसर होने वाला। बच्चों इसको समझना है या नहीं ये बताइए, आप कर लेंगे आप इसको? यस सर। यस सर। कर लेंगे ना? ठीक है, तो फिर मैं उस एक्सप्लेनेशन को नहीं बता रहा जो इसका ड्राइव्ड एक्सप्लेनेशन है। आप अगर कर लेंगे तो यही सही है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। कह रहे हैं द मीन ऑफ 16 नंबर्स इज 8 है। इफ 2 इज एडेड, तो अब न्यू मीन किसके बराबर हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर देंगी एमन अनुसार सर 10। शाबाश, 8 + 2। बेटा तो ये बात समझ में आ गया? सुमेरा और आपके एमन समझ में आ गया बेटा? न्यू मीन किसके बराबर हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 10। ओके, कह रहे हैं द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। 5 नंबर का मीन जो है वो कितना है? 18 है। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर हटा लिया हमने, तो अब क्या हो गया? देयर मीन इज 16। ठीक है, क्या है? x1 + x2 + x3 + x4 + x5। इसको जब 5 से डिवाइड करते हैं बच्चों, किससे डिवाइड करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं, तो किसके बराबर आ रहा है? 18 के बराबर आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और जब हम करते हैं x1 + x2 + x3 + x4, तो अब इसका मीन में 5 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसके मीन को 4 से डिवाइड करेंगे। ये मीन किसके बराबर आ रहा है? 16 के बराबर आ रहा है। बात समझ में आ रही? तो ये बताइए x1 + x2 + x3 + x4, पूरा मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि छोटा ही डेटा है। ये बेसिकली 16 × 4 हो जाएगा या नहीं? बताइए जरा जल्दी से। यस सर। तो देखिए यहाँ पर x1 + x2 + x3 x4 को की जगह में 16 × 4 + x5/5 इज इक्वल टू 18 ये ना लिख दूं? बोलिए जरा जल्दी से। यस सर। अब इतने को मैं नीचे लिख रहा हूं व्हाइट कलर से। 16 × 4 + x5/5 इज इक्वल टू 18, राइट? ओके, तो 16 चौक किसके बराबर होते हैं? 64 के बराबर होते हैं। 64 + x5 इज इक्वल टू 18 पंजे कितने होते हैं? 90 होते हैं। x5 किसके बराबर हो जाएगा? 90 - 64। 70 जाते तो बेसिकली 20 बचते, तो यहाँ पर 26 बचने चाहिए। समझ में आ रही बात? बोलिए सर। ठीक है, किसी कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको कंफ्यूजन है इन क्वेश्चंस के अंदर जरा सा भी? ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है फिलहाल, मुझे ऐसा लगता है। बहरहाल अगर हमें ऊपर के क्वेश्चन करने हैं तो इनको तो समझ में, ये तो समझ में आने ही चाहिए जब ये बात बनेगी।
वरना तो ऊपर के भी नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 41, 43, 127, 99, 61, 92, 71, 60, ये सारा पूरा डेटा दे रखा है। इज प्लेस्ड बाई 60 इज रिप्लेस्ड बाई 100। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 41, 60। अब हमने क्या कर दिया, 60 की जगह इज 60 कह रहे हैं फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इतना इफ 60 इज रिप्लेस्ड बाय 100। तो आप यहाँ 60 की जगह 100 रख दीजिए और इसको क्या करिए, दोबारा क्या करिए, इसको आप क्या करिए, इसको बढ़ती हुई तरतीब में लगा दीजिए। तो मीडियन कौन सा होता है, क्या भी बताया था, तैयबा बताइए बेटा, मीडियन क्या होता है? सर एवरेज ऑफ द, यहाँ पे इवन है तो एवरेज हो जाएगा मिडिल टर्म्स का, उसे डिवाइड कर देंगे 2 से। हाँ, ये कितनी वैल्यूज हैं? सर ऑड है। ऑड है तो बीच वाली, तो मीडियन क्या चीज होती है? सर बीच मिडिल टर्म, मिडिल टर्म होती है। तो ये कितने ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, ठीक है। यस सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी 41 है। फिर क्या है? 43। फिर कौन सी है? 57 फिर 57 है। फिर आपके कौन सी है बच्चों? फिर आपके 60 है। 61। क्यों 60 नहीं आएगी? तो वो तो 100 से रिप्लेस हो गया। 100 से रिप्लेस हो जाएगी। तो आप यहाँ पर 60 यहाँ लिख के रखिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 100 को हम बाद में लेंगे, हम 100 को हम इफ 60 इज रिप्लेस बाई 100 तो हम रिप्लेस करके लिखेंगे इसके अंदर, बात समझ में। फिर इसके बाद कौन सी हो जाएगी? 57 के बाद जरा जल्दी से बताइए। 61 हो जाएगी। 61। उसके बाद कौन सी हो जाएगी? 61 के बाद 71। उसके बाद कौन सी हो जाएगी? जब इम्तिहान में आप ये करेंगे ना अगर, तो टिक करते चले जाइएगा, जो आप लिखते चले जाए उस पर टिक करते चले जाइएगा, वरना आपके जो है भूल जाएंगे कि किसको 2 बार लिखा है, किसको 1 बार लिखता है, ठीक है। 71 हो गई। 71 के बाद क्या हो गया बच्चों? 99, 92। फिर आप 100 लिखेंगे। सर 92। सर 99 भी आएगा। 92 भी आएगा, यहाँ पर 92 भी आएगा, ठीक है। एक वैल्यू ये भी है, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो बच्चों क्या हो जाने वाला है? 71 हो जाने वाला, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, आंसर हो जाएगा 71। तो हालांकि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है अगर आपको डेफिनेशन पता है, लेकिन बच्चों जैसे डेफिनेशन नहीं पता ना, उसके लिए ये क्वेश्चन भी पहाड़ की तरह मुश्किल है, ये बात याद रखिए। तो जो कंफ्यूज हो गया है मीन मीडियन मोड, अब इसमें वो बच्चे जिन्होंने आखिरी 2 दिन में शुरू किया है स्टैटिस्टिक्स, उन बेचारों का अल्लाह मालिक है। उनके लिए तो मैं ये कहूंगा कि वो ज्यादा ना पढ़ें, वो सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ें, मीन मीडियन मोड के बेसिक क्वेश्चन कर दें। अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई तो फिर वो छोड़ दें, फिर उनसे ऊपर के वैसे भी नहीं होने वाले, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होगा, वो कर नहीं पाएंगे। बात समझ में आई नहीं? तो यही होना चाहिए कि अगर आपको लास्ट 11th आवर में कोई चीज पढ़ रहे हैं, अव्वल तो पढ़नी नहीं चाहिए, रिवीजन ही करे आदमी, वही ज्यादा सही है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बेसिक चीज पढ़ के जाइए, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज के चक्कर में मत पढ़िए। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज भी आप करेंगे, अगर बहुत अच्छा भी हुआ तो यही तो होगा, आप कर देंगे, एक ही सवाल तो करेंगे, लेकिन उसकी वजह से स्ट्रेस जो पड़ेगा तो 10-12 सवाल और गिर पड़ेंगे आप। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो वो ठीक नहीं है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं x बार इज द मीन ऑफ x1, x2, x3, कहां तक जा रहा है? xn तक जा रहा है। बात समझ में आ रही? अब यूं कह रहे हैं हर डेटा में से x बार घटा दिया, मीन घटा दिया, हर डेटा में से मीन घटा दिया, तो किसी टाइम तो ये पॉजिटिव आएगा और किसी टाइम ये नेगेटिव आएगा। आएगा या नहीं आएगा बताइए? लेकिन जितना मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का आएगा उतना ही मैग्नीट्यूड नेगेटिव का आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आंसर 0 आएगा लॉजिकली। बात अगर समझ में आती है तो यही खत्म कर देंगे, नहीं आती है तो इसको एक्सप्लेन करेंगे। बोलिए।
किसी का कोई रिस्पांस नहीं है, इसलिए मैं डेटा ले लेते हैं, हम 3 डेटा ले लेते हैं, x1, x2 और x3। सपोज ये 1 है, ये 2 है, ये 3। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। ये बताइए बच्चों, x बार किसके बराबर हो जाएगा? ये 2 के बराबर हो जाएगा या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब ये जो लिखा है आपका xi माइनस x बार, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, xi माइनस x बार, xi का मतलब यानी 1 माइनस 2 प्लस क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये सिंबल लगा हुआ है प्लस। अब लिखेंगे ये मैंने क्या लिखा है? x1 माइनस x बार, ठीक है, प्लस फिर मुझे क्या लिखना है? x2 माइनस x बार प्लस फिर मुझे क्या लिखना है? x3 माइनस x बार, यानी हर x में से x बार घटाना है। अब मैं क्या लिखूं? x2 किसके बराबर है बच्चों? वो 2 के बराबर है, और ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर -2, ओके, प्लस x3 किसके बराबर है? 3 और -2। बात समझ में आ गई? ये आ गया -1 प्लस 0 प्लस 1। तो ये बताइए ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर आ गया या नहीं? यस। ज्यादा कंफ्यूजन है, एक डेटा और ले लीजिए, x4 ले लीजिए, सपोज ये 4 के बराबर है, तो अब x बार विल बी मॉडिफाइड एज x बार विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जरा जल्दी से बताइए। 4 और 3 7 और 3 बेसिकली 10। तो x बार किसके बराबर हो जाएगा? 10/4 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 हो जाएगा ना? हो जाएगा, बताइए जरा जल्दी से। यस सर। तो अब 1 में से 2.5 गए तो क्या बचेगा? -1.5 प्लस, अब 2 में से 2.5 बचे गए तो क्या बचेगा? -0.5। अब 3 में से 2.5 गए तो क्या बचेगा? +0.5। 4 में से 2.5 गए तो क्या बचेगा? +1.5। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा हमेशा। क्लियर हो गई बात? कोई सा भी डेटा उठा के देखेंगे। यस सर। तो ये बेसिकली क्या है? ये हमेशा 0। ये क्या तरीका होता है? जब हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। ये एरर निकालने का तरीका होता है। क्या निकालने का तरीका होता है? एरर। खुद आपको थोड़ा सा ये 11th क्लास में भी दिख जाएगा ये, ठीक है ना, फिजिक्स के अंदर। ये एरर निकालने का तरीका होता है कि मीन में से हम माइनस करते चले जाएं जो भी हमारा डेटा है, या डेटा में से मीन को माइनस करते जाएं। क्लियर हो गई बात? ठीक है बच्चों, और सवाल इंशाल्लाह हम शाम में देखेंगे। अभी मैं काफी देर से बोल रहा हूँ तो मैं क्या नाम है, थक भी गया हूँ। शाम को और कल सुबह में और पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला इसको, स्टैटिस्टिक्स को, और जो आपका प्रोबेबिलिटी लगे। ठीक है, आराम से पढ़ते रहिए आप लोग।